हाँ जी भैया, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशंस में लगे हुए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर के नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारे सेमीकंडक्टर का दूसरा वीडियो है। तो पहले वीडियो में हमने बात कर ली है कि सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है, किस लिए हम सेमीकंडक्टर को पढ़ते हैं, क्या क्या यूजफुलनेस है इसकी हमारे डेली लाइफ में। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, पहले जो हमारे ट्रांजिस्टर्स होते थे, मोबाइल्स होते थे, घड़ी होती थी, काफी बड़े साइज में थे। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, सारी की सारी चीजें कॉम्पैक्ट वे में आ रही हैं। मोस्टली हमने देख रखा होगा, जब कभी भी हम किसी मॉल में जाते हैं तो क्या होता है, अचानक से गेट अपने आप खुल जाता है। जैसे आप गेट पे एंटर करेंगे ना, तो गेट क्या होता है, अपने आप ही ऑलरेडी खुल जाता है। तो ये किस पे बेस्ड है फिनोमेना, ये फिनोमेना बेस्ड है सेंसर्स पे। और सेंसर के डेवलपमेंट के लिए, सेंसर्स को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, सेमीकंडक्टर्स का। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की। लेकिन इस टॉपिक में अगर हम बात करें तो एक टॉपिक आता है एनर्जी बैंड गैप का, है ना। एनर्जी बैंड गैप का एक टॉपिक आता है जो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। एनर्जी बैंड गैप थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। और कोशिश करता हूं मैं इसको अपने वे में थोड़ा सा समझाने की कि क्या होता है इसके साथ और कैसे एनर्जी बैंड्स बनते हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें बोहर थ्योरी की, तो बोहर ने बताया कि अगर कोई भी हमारे पास एक आइसोलेटेड एटम है, तो आइसोलेटेड एटम के बारे में हम कह सकते हैं, बोहर ने कहा था अपने टाइम पे कि आइसोलेटेड एटम्स की जो सेल्स की बात करें, अगर हम आइसोलेटेड एटम की सेल्स की बात करें तो इनके पास वेल डिफाइंड सेल्स होती है। कैसे सेल्स होती हैं, आइसोलेटेड एटम के पास वेल डिफाइंड सेल्स होती हैं। मतलब हर एक सेल को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो इंडिविजुअली। क्या कहा गया, मान लो अगर हमारे पास, जैसे सेमीकंडक्टर को ही समझते हैं, तो सेमीकंडक्टर के एटम एक यहाँ पे है, एक एटम है सेमीकंडक्टर का। तो एटम में क्या क्या होगा, एटम में पहली चीज न्यूक्लियस होगी सेंटर पे, और सेंटर पे न्यूक्लियस होने के साथ साथ इसके अराउंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक सेल्स होंगी जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो अगर हम बात करें इन सेल्स के बारे में, तो आइसोलेटेड मतलब अगर एक हमारे पास सिंगल एटम है, अगर क्या है, एक आइसोलेटेड एटम है, सिंगल एटम है, तो सिंगल एटम जो होगा उसके पास ये जो सेल्स होंगी, ये सारी की सारी कैसी होंगी, वेल डिफाइंड होंगी। इंडिविजुअली आप एक एक को अलग अलग करके समझ सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें एक मटेरियल के फॉर्मेशन में, या एक मेटल के फॉर्मेशन की बात की जाए, अगर मेटल के फॉर्मेशन की बात की जाए, तो इन सारे एटम्स को क्या करना पड़ता है, पास पास आना पड़ता है। और पास पास आते हैं तभी मेटल्स बनते हैं, है ना। पास पास आएंगे तभी क्या होगा, मेटल्स का फॉर्मेशन होगा। अब जब ये एटम्स पास पास आए, ये एटम्स क्या हुआ, जब पास पास आए, तो बोहर ने जो थ्योरी दी थी वो एक आइसोलेटेड एटम के बारे में थी। लेकिन जब ये सारे एटम्स क्या हुआ, पास पास आए और मेटल फॉर्मेशन इन्होंने स्टार्ट किया, तो अब ये आइसोलेटेड तो रह नहीं गए। अब क्या हो गया, सारे मेटल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आने लगे या इन्फ्लुएंस में आने लगे। तो हुआ क्या कि एक मेटल दूसरे के साथ क्या करने लगा, इंटरेक्शन शो करने लगा। एक मेटल क्या होगा, दूसरे मेटल के साथ इंटरेक्शन शो करने लगेगा, जिसकी वजह से होता क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। उसको समझने के लिए जरा देखते हैं एक एटम को, एक आइसोलेटेड एटम को जरा समझते हैं। तो अगर एक आइसोलेटेड एटम की बात की जाए, तो मान लेते हैं ये सिलिकॉन का न्यूक्लियस है। इसकी सीधे स्टडी कर लेते हैं, हम सिलिकॉन की स्टडी कर लेते हैं। तो सिलिकॉन का ये न्यूक्लियस अगर, तो इसके आसपास क्या होंगी, इलेक्ट्रॉनिक सेल्स होंगी। ऐसे ये इलेक्ट्रॉनिक सेल्स हैं, और इन सेल्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा होगा लगातार, है ना। लेकिन ये तो हमारा आइसोलेटेड एटम है। तो आइसोलेटेड एटम की बात की जाए तो ये क्या होगा, इसके पास एक वेल डिफाइंड इलेक्ट्रॉनिक सेल होगा। लेकिन अगर हम बात करें, ये दूसरा सिलिकॉन का एटम है जिसकी क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक सेल्स हैं। अब इनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इन सेल्स में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहर की तरफ रिपेल करेगा। हालांकि ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, इस न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये वाला न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ऐसा हो रहा होगा, ऑलरेडी हम समझ सकते हैं, क्योंकि कौन सा फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से होगा क्या, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनकी जो एनर्जी सेल्स होंगी वो क्या होने लगेंगी, वो स्प्लिट होने लगेंगी।
क्या होंगी? अभी तक तो हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रॉनिक सेल्स जो थी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की, वो एक वेल डिफाइंड सेल्स थी। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही दो एटम्स, इंडिविजुअल एटम्स पास पास आए तो क्या हुआ, ये आपस में इंटरेक्ट करने लगे और इंटरेक्शन की वजह से इनकी जो आउटर मोस्ट सेल्स थी वो क्या होने लगी, स्प्लिट होने लगी। तो आउटर मोस्ट सेल की अगर हम बात करें तो ये वाली सेल है, मान लो ये बाहर वाली सेल जो है ये आउटर मोस्ट सेल होगी, तो ये क्या हो जाएगी, एनर्जी बैंड्स में ऐसे टूट जाएगी, क्या डिफरेंट एनर्जीज में टूट जाएगी ऐसे ऐसे, ठीक। और इनको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी बैंड्स बोलेंगे। क्या होगा, इनको बोलेंगे हम एनर्जी बैंड्स। अब जरा और डिटेलिंग में थोड़ा सा चलते हैं, और डिटेलिंग में चलते हैं। तो और डिटेलिंग में चलने के लिए जरा हम सिलिकॉन एटम को कंसीडर करते हैं और सिलिकॉन की वैलेंसी की बात करते हैं जरा। तो सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा जाए तो इसके पास, पहले बात करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 14 है, ठीक। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास, 14 है। तो अगर हम क्या करें, इन इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, 3p6 होने चाहिए। लेकिन अब इसके पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 6 + 4 हो गए 10 + 2 12 + 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। तो अगर आउटर मोस्ट सेल की बात की जाए तो पूरी कार्बन फैमिली के पास इसकी सबसे बाहर वाली सेल कौन सी होगी, सबसे बाहर वाली सेल कौन सी होगी, 3s2 और 3p2, ये बाहर वाली सेल होगी पूरी मिलके, है ना, ये थर्ड सेल होगी, और s और p इसकी सब सेल्स होंगी। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि ये कार्बन फैमिली की प्रॉपर्टी है कि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर दिया जाए तो बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, सब सेल में आपको 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, है ना, ये बात समझ में आ गई। अब अगर हम क्या करते हैं, एनर्जी बैंड गैप को आप अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए एक ग्राफ बनवाया गया है। किस तरीके का ग्राफ है उसको जरा देखते हैं कि एनर्जी बैंड गैप आया कहां से, उसको समझने के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये ग्राफ है इंटर एटॉमिक सेपरेशन, इंटर एटॉमिक सेपरेशन, और इधर होगा एनर्जी, ठीक है, इंटर एटॉमिक सेपरेशन और एनर्जी की बात करें तो जैसे ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सिलिकॉन का। तो सबसे जो लोअर एनर्जी स्टेट होगी आइसोलेटेड एटम के लिए भी बात कर रहे हैं हम, तो आइसोलेटेड एटम के लिए 1s2 जो होगी वो सबसे लोअर एनर्जी स्टेट होगी, तो ये 1s2 हो गई। इसके बाद बात करें तो ये 2s2 हो गई, ये हो गई 2p6, ये हो गई 3s2, और ये हो गई 3p2। तो जब कभी भी एटम्स क्या होगा, जब कभी भी एटम्स दूर दूर लाई करेंगे, जब एटम्स कभी भी दूर दूर लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, इन एनर्जी सेल्स को इंडिविजुअली पहचान सकते हैं, डिटेक्ट किया जा सकता है इनको आसानी से, ठीक। लेकिन जब कभी भी ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, आइसोलेटेड थ्योरम से, तो आइसोलेटेड एटम की बात की जाए तो उससे तो मेटल बनना नहीं है, तो इन एटम्स को क्या करना पड़ेगा, पास पास आना पड़ेगा। किसके लिए, मेटल फॉर्मेशन के लिए, मेटल फॉर्मेशन के लिए इनको पास पास आना पड़ेगा। तो अब जब कभी भी एटम्स जो होंगे वो पास पास आना शुरू करेंगे तो उस कंडीशंस पे देखेंगे कि होता क्या है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स पास पास आना शुरू करेंगे तो इनकी आउटर मोस्ट सेल कौन कौन सी हमारे पास, 3p2 एंड 3s2, तो ये क्या होंगी, ये स्प्लिट होना स्टार्ट कर जाएंगी एनर्जीज में। हमने बताया अभी किस वजह से, क्योंकि इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होता है, एक एटम दूसरे एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा तो आउटर मोस्ट सेल्स जो हैं इनकी एनर्जीज में वेरिएशन देखे जाएंगे, और एनर्जीज में वेरिएशन की वजह से क्या होगा, ये एनर्जीज स्प्लिट होना शुरू हो जाएंगी। तो मान लेते हैं जो 3p था वो किस में स्प्लिट हो रहा है, वो कई सारी एनर्जीज में ऐसे स्प्लिट हो रहा है, ये कई सारी एनर्जीज स्प्लिट हो रही है, ठीक। इसी तरीके से बाहर का जो ये 3s2 का इलेक्ट्रॉन होगा ये भी कई सारी एनर्जीज में स्प्लिट हो जाएगा, इसके पास कई सारी एनर्जीज होंगी। मतलब कह सकते हैं कि 3s2 सब सेल में पाया जाने वाले इलेक्ट्रॉन के पास इससे कुछ ज्यादा भी एनर्जी हो सकती है और इससे कुछ कम भी एनर्जी हो सकती है। ऐसा देखा गया है कब, जब इलेक्ट्रॉन्स पास पास आना स्टार्ट करते हैं, सॉरी एटम्स पास पास आना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा देखा गया है। इससे पहले एटम्स के पास पास आने से पहले अगर आइसोलेटेड एटम की बात की जाए तो उसके पास वेल डिफाइंड एनर्जी सेल्स होते हैं, वेल डिफाइंड एनर्जी के बैंड्स मिलते हैं आपको। लेकिन जब क्या होता है, ये एटम्स पास पास आना शुरू हो जाते हैं तो एनर्जीज जो है, एनर्जी लेवल्स जो हैं, जो एनर्जी सेल्स हैं वो क्या होती हैं, फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है उनकी इस तरीके से,
तो किसकी स्प्लिटिंग होगी? जो आउटर मोस्ट सेल्स होंगी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की स्प्लिटिंग होनी है। अंदर वाले सेल्स पे इंटरेक्शन का, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बाहर की सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स है, वही एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे, है ना। अंदर वाली सेल्स पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ बाहर वाली सेल्स पे क्या होगा? इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन का असर देखने को मिलेगा आपको। तो क्या होगा? ये सेल्स फर्दर स्प्लिट हो जाएंगी इस तरीके से। तो हम क्या देख रहे हैं यहां से, हमारी जो क्या है 3p, जो यहाँ पे क्या है 3p2 है और 3s2 है, जो एनर्जी सेल्स हैं। जब और पास पास एटम्स आएंगे, पहले क्या हुआ, जैसे पास पास आने शुरू हुए तो ये स्प्लिटिंग शुरू हो गई, और जैसे और पास पास आते जाएंगे तो मान लेते हैं ये पॉइंट डी था, ये आपका सी है, और थोड़ा और पास पास आ गए। ठीक है, एटम्स क्या हुए? और पास पास आ गए। तो एटम्स जैसे और पास पास आएंगे तो इनकी स्प्लिटिंग इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगी। ये वाली और स्प्लिट हो जाएंगी एनर्जी ऑर्बिट्स। क्या होगा? इन एनर्जी ऑर्बिट्स की स्प्लिटिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जैसे और ज्यादा बढ़ेगी तो हमको देखने को ये मिल रहा है कि ये एनर्जी ऑर्बिट्स कुछ ऐसे ब्रेक हो रही हैं, ठीक, और यहाँ पे मिल गई हैं, आपस में कहाँ मिल गई? यहाँ पे मिल गई हैं, और इस तरीके से वेरिएशन का देखने को मिल रहा है। फिर क्या होता है? फिर जब और पास पास आते हैं, या हम बोल लें जब कभी भी इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, इनमें सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो देखेंगे कि ऊपर वाली जो एनर्जी सेल्स हैं 3p2 वाली, वो और 3s2 वाली जो एनर्जी सेल्स हैं, इनके बीच में एक गैप देखने को मिलेगा। इस तरीके का एक गैप देखने को मिलेगा। ठीक, इस तरीके का एक गैप देखने को मिलता है, और इसी गैप को हम क्या बोलते हैं? इसी गैप को हम बोलते हैं EB बोलेंगे, यानी एनर्जी, सॉरी EG बोलेंगे इसको, एनर्जी गैप, बैंड गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी बैंड गैप बोला जाता है इसको। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब क्या होगा? अब अगर कभी भी मान लो एक 3s2 सबसेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर से कहीं से भी एनर्जी मिलेगी तो क्या करेगा? वो जंप करके 3p या यहां कहीं एनर्जी स्टेट में पहुंचेगा। ठीक है, बीच वाले मान लो उसके पास क्या होगी? एनर्जी होगी 2, फिर उससे ज्यादा एनर्जी कितनी होगी? 3 होगी, फिर 4 होगी, 5 होगी, लेकिन बीच की कुछ एनर्जी सेल्स क्या होंगी? एनर्जी लेवल्स मिसिंग होंगे। सीधे कहां मिलेगा आपको? 8, 9, 10 में मिल सकता है। ठीक है, बीच वाले कुछ एनर्जी सेल्स क्या होंगे? वो गायब होंगे, और इसी गैप को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप, है ना। इसको क्या बोलेंगे? एनर्जी बैंड गैप। तो यहां पे जो ये बैंड बन रहा है, जो ये यहां पे बैंड बन रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? एनर्जी गेन करके कहां पहुंचते हैं? यहां पहुंचते हैं, है ना। क्या करते हैं? यहां से एनर्जी गेन करेंगे, यहां से एनर्जी गेन करेंगे, और कहां पहुंचेंगे? यहां पहुंचेंगे। ठीक है, तो इस एनर्जी बैंड को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वैलेंसी बैंड, या वैलेंस बैंड बोला जाता है इसको। इस बैंड को क्या बोला जाता है? वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड में जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे तो थोड़ा सा एनर्जी गेन करने के बाद वो कहां पहुंचेंगे? कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे। ठीक है, कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे, और इस बैंड में पहुंचने के बाद वो तुरंत किसके लिए तैयार होंगे? वो कंडक्शन के लिए तैयार होंगे। इसीलिए बात की जाती है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे बात करें तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा एक सेमीकंडक्टर, और जैसे ही उसका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी सी एनर्जी गेन करके कहां पहुंच जाएंगे? कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, और कंडक्शन बैंड ही रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्शन के लिए। तो ऐसा देखने को पाया गया। ठीक, अब जरा हम इसमें बात करें कौन सा मटेरियल है जिसका हम ज्यादा यूज करते हैं सेमीकंडक्टर्स, या जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उनको बनाने के लिए, वो है हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन इसलिए है, जबकि बात की जाए तो जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज ज्यादा अच्छी हैं सेमीकंडक्टर को लेके। ठीक है, क्या है? जनरली अगर बात की जाए तो जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल इतना बेहतरीन लेवल पे इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में उसकी अवेलेबिलिटी कम है। किसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है? सिलिकॉन की। तो मोस्टली जितने भी आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाई जाती हैं सब में किसका इस्तेमाल किया जाएगा? सब में इस्तेमाल किया जाएगा किसका? सिलिकॉन्स का। ठीक है, सिलिकॉन्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इस बैंड थ्योरी के बेसिस पे या एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पे कैसे मेटल्स, सेमीकंडक्टर
और इंसुलेटर्स को डिफाइन किया गया है। तो मेटल्स की अगर हम बात करें, तो मेटल्स में कहा जाता है कि इसमें क्या होगा कि हो सकता है, पहला केस ऐसा बोला जाता है कि देयर मे बी सम एनर्जी गैप in between the valence band and conduction band तो इसमें पहले बताया गया कि हो सकता है थोड़ा सा एक एनर्जी का गैप मिले किसके बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। तो एक टर्म यहां पे आया कि एक वैलेंस बैंड है और एक कंडक्शन बैंड है। तो जरा इसको एक बार फिर समझ लेते हैं कि अगर सिंपलेस्ट वे में इसको समझा जाए तो क्या है वैलेंस बैंड और क्या है कंडक्शन बैंड। तो एक ऐसा एनर्जी बैंड इस तरीके से, मान लो हमने एक एनर्जी बैंड बना लिया, ठीक है, इस तरीके से एक एनर्जी बैंड बना लिया जिसमें कई सारे एनर्जी लेवल्स हैं। तो ये क्या है, ऐसा एक एनर्जी बैंड जिसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड बोलते हैं। क्या होता है वैलेंस बैंड? The energy band filled by valence electron is called as valence band। ठीक है, इसको कुछ लोग वैलेंसी बैंड बोलते हैं, कुछ लोग वैलेंस बैंड बोलते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, चाहे आप जो सुटेबल लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये क्या है, कोई भी एक ऐसा एनर्जी बैंड जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड बोलेंगे। और कोई भी एक ऐसा बैंड जिसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होंगे उसको क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे, द एनर्जी बैंड फिल्ड बाय कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जहां कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन क्लियर होंगी, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। तो जरा अगर हम बात करें कि ये हमारे पास मान लो वैलेंस बैंड है, इसमें वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कई सारे, यहाँ पे क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पाए जा रहे हैं। तो होगा क्या, जनरली जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, क्या होगा, जैसे ही इन सेल्स में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो ये क्या होंगे, वैलेंस बैंड को छोड़ के बाहर आ जाएंगे, ऐसे कूद के क्या होगा, वैलेंस बैंड से कूद के बाहर आ जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, बस जैसे ही इनको एनर्जी मिली तो ये कहाँ गए, कूद के बाहर आ गए। अब ये जब कूद के बाहर आएंगे तो क्या होगा, एक अलग से अपना बैंड बना लेंगे। क्या होगा, ये कूद के बाहर आएंगे और एक अलग से अपना बैंड बना लेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस बैंड को बोला जाता है, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कंडक्शन बैंड। तो यही इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं आपके कंडक्शन के लिए, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड। और यही सारे इलेक्ट्रॉन्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ गई होगी उम्मीद है बात। अब जरा बात करते हैं मेटल्स के लिए क्या बताया गया। मेटल्स के लिए हमको बताया गया है कि या तो क्या होगा, या तो इनमें थोड़ा सा एनर्जी बैंड गैप होगा, बहुत थोड़ा सा एनर्जी बैंड गैप होगा। देयर में बी सम एनर्जी गैप इन बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। लेकिन ये एनर्जी बैंड गैप जो होता है ये बहुत ही कम होता है। कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। सिचुएशन कुछ इस तरीके से होती है, मान लो अगर ये वैलेंस बैंड है, इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे सिंपली। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे के सारे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वैलेंस बैंड में पाए जा रहे हैं। इसको वीबी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो होगा क्या, ये मान लो कंडक्शन बैंड है, यहाँ से थोड़ा सा एनर्जी जैसे इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी तो क्या होंगे, यहाँ आ जाएंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही आ जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये एनर्जी का बैंड गैप मिलेगा ये बहुत ही कम होगा। ईजी की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम होगी, या ईजी की वैल्यू लगभग 0 के आसपास होगी। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आसानी से जा सकते हैं और कंडक्शन होगा। समझ में आई बात। क्या होता है, एनर्जी बैंड गैप या तो बहुत कम होगा, पहली कंडीशन है ये, या तो एनर्जी बैंड गैप बहुत कम होगा, या फिर दूसरी सिचुएशन ये देखी गई कि एनर्जी बैंड गैप दोनों क्या होंगे, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे। या तो ये हो सकती है सिचुएशन, क्या होगा, या तो बहुत स्मॉल एनर्जी गैप देखा जाएगा दोनों में, ये हो गया कंडक्शन बैंड, ये हो गया वैलेंस बैंड, बहुत कम एनर्जी गैप देखा गया है दोनों में, या फिर हो सकता है दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हों,
ओवरलैप कर रहे हो, जिसकी वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा बिना किसी राइज और टेम्परेचर के। ठीक है, कोई भी टेम्परेचर हमको राइज नहीं करना पड़ेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये फिनोमेना होता रहता है। एनर्जी बैंड गैप इनमें बहुत ही माइन्यूट पाया गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, आराम से ये कंडक्शन शो करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। बात करते हैं इसके बाद इंसुलेटर्स की। ठीक है, इंसुलेटर्स की बात करते हैं। तो इंसुलेटर्स में क्या देखा गया है, इंसुलेटर की अगर हम बात करें, ठीक, तो इंसुलेटर में क्या देखा गया, इंसुलेटर में यही केस थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। रीजन क्या है, क्या देखा गया उनमें, इंसुलेटर्स के केस में देखा गया है कि मान लो अगर आपका ये कंडक्शन बैंड है जहां पे आपके वैलेंस बैंड है, जहां पे आपके सारे क्या होंगे, मान लेते हैं ये क्या है, ये आपका वैलेंस बैंड है जहां पे सारे के सारे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे आपके पास। अब क्या होगा, जैसे ही हम बात करेंगे कंडक्शन बैंड की, तो इनके केसेस में देखा गया है, इंसुलेटर्स के केस में देखा गया है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एक लार्ज एनर्जी गैप पाया गया। कैसा एनर्जी गैप पाया गया, बहुत ही लार्ज एनर्जी गैप होता है। ये आपका कंडक्शन बैंड है जहां पे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, लेकिन कंडक्शन बैंड के केस में या इंसुलेटर्स के केस में कंडक्शन बैंड आपका बिल्कुल एम्प्टी रहता है, जबकि वैलेंस बैंड क्या होगा, फिल्ड होगा इलेक्ट्रॉन से। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी गैप हमको मिला है ये होता है मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। क्या होता है, Eg यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, जिस वजह से कभी भी कितनी भी हम फील्ड अप्लाई कर लें, यहाँ का इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ नहीं पहुंच पाता। क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी भी कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाएगा और कंडक्शन होगा ही नहीं। इसी वजह से ये इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं जैसे डायमंड के एग्जांपल की बात करें, तो ये जो एनर्जी बैंड गैप है डायमंड के केस में, डायमंड के केस में देखा गया है कि ये जो एनर्जी बैंड गैप है, Eg की वैल्यू लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास पाई गई। कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास पाई गई, जो कि बहुत लार्ज है। इतनी एनर्जी आप किसी भी तरीके से प्रोवाइड नहीं कर सकते, इतनी एनर्जी आप किसी भी तरीके से नहीं दे सकते। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कभी भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा और कंडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये क्या है, ये इंसुलेटर्स है। इंसुलेटर के बाद बात करें सेमीकंडक्टर की, बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में देखो क्या देखा गया है, सेमीकंडक्टर में अगर हम वैलेंस बैंड की बात करें, सेमीकंडक्टर्स में अगर हम वैलेंस बैंड की बात करें, तो सपोज ये वैलेंस बैंड है जहां पे कौन से होंगे, आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। ये सारे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होंगे। ये आपका वैलेंस बैंड है। तो इनके केसेस में देखा गया है कि जैसे इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो एनर्जी बैंड गैप इनमें काफी कम रहता है। क्या होता है, एनर्जी बैंड गैप जो होता है इनका, Eg की वैल्यू लेस देन रहती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटी रहती है, कम रहती है। तो क्या होगा, जैसे ही इनको बाहर से एनर्जी मिलेगी, तो ये क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे और कूद के कहां पहुंच जाएंगे, आपके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। और जैसे ही कंडक्शन बैंड में ये पहुंचेंगे, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। तो सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और मेटल्स में ये डिफरेंस होता है एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पे। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो इसी से समझ सकते हैं हम। अगर हम बात करें, ये वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड है और ये हमारा कंडक्शन बैंड है। ठीक, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और जैसे इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी जरा सी, तो कूद के कहां पहुंच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में जैसे ही पहुंचेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की ही कहानी है। किसकी कहानी है ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कहानी है। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, होल्स बोल सकते हैं। यहाँ पे होल्स होंगे तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन कूद के वहां पहुंच जाएंगे, कुछ होल्स यहाँ क्रिएट कर देंगे और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच जाएंगे। तो आराम से जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंचेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, कंडक्शन पॉसिबल हो जाएगा। तो इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कहानी। इसके बाद बात करें अगर हम, इसके बाद बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर की। पहले किसकी बात करेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की। और इसके केसेस में हम लोग देखते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी पी टाइप की इंप्योरिटी ऐड की गई है हमारे सेमीकंडक्टर में। ठीक है, तो ये आपका वैलेंस बैंड रहा, ये आपका वैलेंस बैंड है। और वैलेंस बैंड में क्या क्रिएट हो चुके होंगे,
क्योंकि अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में यानी प्रीवियस ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड की गई है तो एक्सेस में होल्स बनते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या बनता है, एक्सेस में होल्स। और होल्स बनेंगे कहाँ, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की जगह ही तो बनेंगे, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की जगह होल बन गए हैं ऐसे, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की जगह होल बन चुके हैं। और कुछ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स में हमने देखा था बॉन्डिंग में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे, जैसे अगर सिलिकॉन एटम की बात की जाए और उसमें प्रीवियस ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड की गई थी एल्यूमिनियम की, मान लो, तो एल्यूमिनियम ने 3 बॉन्ड बना लिए थे इसके साथ, है ना, 3 बॉन्ड बना लिए थे, लेकिन एक यहाँ पे होल क्रिएट हो गया था। तो ये बाकी के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके वैलेंस बैंड में ही पाए जाएंगे, और होल जो ये क्रिएट हुआ ये भी कहाँ होगा, ये भी वैलेंस बैंड में ही होगा। तो इसी तरीके से यहाँ एक्सेस ऑफ क्या मिलेंगे आपको, होल्स मिलेंगे और कुछ क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब कंडक्शन बैंड यहाँ कहीं आपका रहेगा, क्योंकि कंडक्शन बैंड कहाँ लाई करता है, वैलेंस बैंड के ऊपर लाई करता है, तो ये आपका कंडक्शन बैंड रहेगा। कुछ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे। अब देखो ये जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ने जो एक होल क्रिएट किया है ये आपका वैलेंसी बैंड में है। अगर हम बात करें कि इन इलेक्ट्रॉन्स की या इन इलेक्ट्रॉन्स की जो इसकी वैलेंसी में ही पाए जा रहे हैं, तो जरा सी एनर्जी इनको मिलेगी तो ये क्या करते हैं, ये होल्स को फिल करना स्टार्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है ना। आसपास से क्या होता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ जाएगा होल में, पास का ही तो इलेक्ट्रॉन कूद के आएगा, तो ये क्या करते हैं, जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट होगा कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, या कह सकते हैं अगर डोनर इम्प्योरिटी के टर्म में देखा जाए, पहले तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो इन होल्स के साथ कंबाइन कर जाएंगे, या इन इलेक्ट्रॉन्स को कह सकते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को जैसे एनर्जी मिलेगी कहाँ, होल से कंबाइन कर जाएंगे और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस केस में एक्सेप्टर लेवल की बात की जाए तो वो कहाँ लाई करता है, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर लाई करता है एक्सेप्टर लेवल, जो कि एक वैकेंसी है, किसकी वजह से क्रिएट हुई है, पी टाइप सेमीकंडक्टर की वजह से। तो इस तरीके का सिस्टम बनता है और बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए किसको, होल्स को इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन होने के लिए। जरा सी एनर्जी मिलेगी और क्या होंगे, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का रिकॉम्बिनेशन यानी मोशन स्टार्ट हो जाएगा और कंडक्शन पॉसिबल हो जाएगा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर की ये कहानी। इसके बाद बात करते हैं अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या देखा गया, अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात की जाए, एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने देखा था कि नेक्स्ट ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड करते हैं, तो मान लेते हैं ये वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड आपका रहा इस तरीके से। और इस केसेस में देखा गया है जब नेक्स्ट ग्रुप की इंप्योरिटी मान लो फास्फोरस को ऐड किया गया था, तो हमने देखा था कि सिलिकॉन में अगर फास्फोरस ऐड कर दिया गया है तो यहाँ पे एक एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको। ठीक है, इस तरीके से ये सारे क्या हैं, ये तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपका रहा कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ये रहा वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कई सारे पाए जाएंगे। और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं हम डोनर इम्प्योरिटी। क्या बोलते हैं इसको, डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं। इसी तरीके से पिछले वाले केस में एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोला गया था, किसको, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, जो यहाँ पे होल बना था उसको हमने बोला था एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। और यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बनेगा या मिलेगा हमको, उसको हम क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्योरिटी। तो ये डोनर इम्प्योरिटी कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे लाई करती है, यहाँ पे कहाँ पे लाई करती है, ईडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये डोनर इम्प्योरिटी का इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं लाई करता है, इन दोनों एनर्जी बैंड्स के बीच में, क्योंकि ना तो ये वैलेंस बैंड में रहेगा ना ही कंडक्शन बैंड में रहेगा, लेकिन कहाँ लाई करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा। और इस पी टाइप से कंडक्टर के साथ क्या होगा, वीकली अटैच होगा। क्या होगा, वीकली अटैच होगा, दोनों में वीकली अटैचमेंट होगा। तो जैसे ही इस डोनर इम्प्योरिटी वाले इलेक्ट्रॉन को जरा सी एनर्जी मिलेगी तो ये कहाँ कूद के पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा कूद के। और जैसे ही ये कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा तुरंत कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कहानी है एन टाइप सेमीकंडक्टर की, और हमने एनर्जी बैंड गैप समझ लिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।